नक्सलियों के जो इलाके है, जो बीहड़ इलाका है, जहाँ पे नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, उस इलाके में उनका घर, उसके बाद कैंप में ज़िंदगी, हॉस्टल में ज़िंदगी, वो सब कुछ आपको आशुतोष जी के भाषण में सुनने को मिलेगा। रवीश कुमार जी ने क्या कहा, वो भी आप सुनिएगा ध्यान से। जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, खरीद ले रहे हैं, कितना दुखद था। दैनिक भास्कर में उस ठेकेदार के बारे में पूरा एक लंबा चौड़ा विज्ञापन परिशिष्ट छपा है, जैसे प्रेरणा लेने के लिए वही बचा हुआ। तो मुकेश बहुत कम उम्र में सलवा जुलूम के दौरान विस्थापित हुए और वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक शरणार्थी कैंप में जाकर रहने लगे। ये मुकेश के आरंभिक दिन है। पता चलता है कि उसने अपने काम के जरिए कितना कुछ कमाया होगा और उस ठेकेदार ने उसके साथ साथ पूरे उस जिले के पत्रकारों का मनोबल तोड़ा है। हम लोग आवाज उठाते हैं, मगर वो आवाज कुछ दिनों के बाद दम तोड़ देती है, पहुंचती नहीं। तब तक कोई और पत्रकार उस लाइन में शिकार होने के लिए खड़ा मिलता है, किसी और नाम से, किसी और जगह। इसी के बीच अच्छा लगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने श्रद्धांजलि सभा बुलाई और एक तरह से छत्तीसगढ़ को भी ये संदेश भेजा है कि हम सब आपके साथ हैं। हमारे बीच में जितने लोग हैं उन्हीं इलाकों से आए हुए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के बड़े भाई युकेश चंद्राकर दिल्ली जाकर क्या कहना चाहते हैं? आखिर वो कौन सा काम है मुकेश चंद्राकर का जो काम अधूरा रह गया है? पिछले दिनों हमारे साथी संजय सिंह ने इंटरव्यू किया था युकेश चंद्राकर का। युकेश बार बार इस बात का जिक्र कह रहा था कि दिल्ली के पत्रकार उनकी आवाज़ बने, दिल्ली के पत्रकार उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करें, उनकी मदद करें। वो कौन सी बात है? ये एक बड़ा सवाल है और उस सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश हम सब ने बहुत की। संजय ने भी पूछा, हमारे साथी जब बीजापुर दौरे पर थे उनसे बातचीत की थी, इंटरव्यू लिया था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि युकेश की बात दिल्ली के पत्रकारों तक पहुंच गई है। तभी तो दिल्ली के पत्रकारों ने पत्रकार मुकेश के लिए एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, एक शोक सभा आयोजित की, उन्हें नम आंखों से अपनी श्रद्धांजलि दी। साथ साथ पत्रकार मुकेश के लिए उन्होंने एक, यूँ कह सकते हैं कि सबके अंदर गुस्सा है, सबके अंदर आक्रोश है और सब दुखी हैं। सभी ने अपने अपने बातें कही। उस कार्यक्रम में, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के कार्यक्रम में, वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार, आशुतोष भारद्वाज जी, तमाम बड़े जितने पत्रकार दिखते हैं, जिन्हें आप सुनते हैं टीवी में, यूट्यूब पे, अखबारों में, वो सब इकट्ठा हुए। वो वीडियो भी आप आगे देखिएगा। पत्रकार मुकेश चंद्राकर के बारे में आशुतोष जी ने क्या कुछ कहा, आशुतोष जी ने उनकी पूरी कहानी बताई है। मुझे लगता है कि ये जो जर्नी, जो बातें पत्रकार वरिष्ठ संपादक जो है आशुतोष जी जो बता रहे हैं, वो आपको सुनना चाहिए। पत्रकार मुकेश चंद्राकर को लेकर बहुत लोग के अंदर में कुछ और धारणा होगी, वो धारणा क्लियर हो जाएगी। उनकी ज़िंदगी किसी फिल्मों से कम नहीं थी। बचपन में पिता का गुजर जाना, उसके कुछ साल बाद माता जी का गुजर जाना, नक्सलियों के जो इलाके है, जो बीहड़ इलाका है, जहाँ पे नक्सलियों का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता था, उस इलाके में उनका घर, उसके बाद कैंप में ज़िंदगी, हॉस्टल में ज़िंदगी, वो सब कुछ आपको आशुतोष जी के भाषण में सुनने को मिलेगा। रवीश कुमार जी ने क्या कहा, वो भी आप सुनिएगा ध्यान से। रवीश कुमार जी के अंदर भी आक्रोश है, मुकेश चंद्राकर को लेकर उन्होंने जो बातें कही है वो भी आपको सुनना चाहिए। लेकिन सवाल अभी भी बड़ा है कि युकेश चंद्राकर क्या कहना चाहते हैं? वो कौन सा सपना अधूरा है पत्रकार मुकेश चंद्राकर का, जिसे पूरा करना एक बड़े भाई के लिए एक चैलेंज हो गया है? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं दिल्ली में, कुछ खुलासा करना चाहते हैं दिल्ली में। खुलासा क्या करना चाहते हैं ये भी पता नहीं, लेकिन उनके लिए उन्होंने आवाज़ उठाई है। वो कह रहे हैं कि, अभी भी कह रहे हैं कि मेरे लिए दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ कर दो। देश भर के पत्रकारों से मैं भी निवेदन करता हूँ कि उनके बड़े भाई की बातों को सुनना चाहिए। उनके बड़े भाई ने ये भी कहा कि इसे ये माना जाए मेरे भाई की आखिरी अंतिम इच्छा थी, जिसे पूरा करना चाहिए। और कुछ लोग अभी भी सवाल उठा रहे हैं कि सुरेश चंद्राकर जो इस पूरे हत्याकांड का मास्टरमाइंड है, जिसके कहने पे, जिसके भ्रष्टाचार को मुकेश ने उजागर किया, उसके बाद उसने मर्डर कराकर चुनवा दिया सेप्टिक टैंक में, तो लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि सुरेश चंद्राकर के साथ में क्या होने वाला है? कहीं सुरेश चंद्राकर जेल से बाहर तो नहीं आ जाएगा? क्योंकि रसूखदार है, अरबपति आदमी है, एक बावर्ची से अरबपति का जो सफ़र उसने तय किया है सिस्टम को अपनी जेब में रख के,
कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने वो जेल से बाहर आ जाएगा आने वाले दिनों में, ये सवाल है। तो इसलिए कानून से, सिस्टम से मेरी दरख्वास्त है, इसे ऐसी सज़ा दी जाए ताकि ये नाज़िर बने, कोई दूसरा इस तरह के कांड करने की, पत्रकारों की ओर उंगली उठाकर, पत्रकारों की ओर आँख उठाकर देखने की हिमाकत न करे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम कवर किया है दिल्ली से पत्रकार पूनम जी ने। उनका विशेष आभार कि उन्होंने चिंता जाहिर की, इस प्रोग्राम को कवर करना चाहिए, इसके लिए पूनम जी का आभार। क्योंकि एक पत्रकार का दर्द एक पत्रकार समझ सकते हैं, तो पूनम जी ने दर्द समझा। और क्योंकि छत्तीसगढ़ से भी वो लगातार रिपोर्टिंग करती रही हैं, छत्तीसगढ़ आकर बस्तर के इलाकों में पूनम जी रिपोर्टिंग करती रही है, तो उनका विशेष आभार, धन्यवाद कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कवर किया। मुकेश चंद्रकार के हत्याकांड मामले में आरोपियों को सज़ा दिलाने के लिए उन्होंने जो आवाज़ बुलंद की, इसके लिए धन्यवाद। आगे आप देखिए रवीश कुमार जी ने क्या कुछ कहा, आशुतोष जी ने क्या कुछ कहा, उस कार्यक्रम में क्या कुछ हुआ वो भी आप वीडियो देखिए। ये शाम यहाँ होने की नहीं थी, कम से कम मुझे तो यहाँ नहीं होना चाहिए था। अपने साथी को याद करते हुए आप लोगों ने बहुत संभव है काफ़ी कुछ आपको पता होगा मुकेश के बारे में, तो मैं उसे फिर से दोहराता हूँ कि बताऊँ कि जो जिस व्यक्ति को हमने खो दिया है, जिस साथी को, जिस सहकर्मी को हमने खोया है, वो आखिर कौन था, क्या कर रहा है। मुकेश का जन्म बीजापुर जिले के बासागुड़ा गांव में हुआ था। बासागुड़ा अगर आपको पता हो तो एक समय वो नक्सलियों का बहुत भीषण इलाका हुआ करता था। और बासागुड़ा वो जगह है जहां 2012 की जून में जहां सिक्योरिटी फोर्सेस के एक एनकाउंटर में 17 निर्दोष आदिवासी मारे गए थे, और वो ऐसी वहां उस जगह पैदा हुए। और जब उनका जन्म था वो नक्सलियों के आगमन के बस्तर में आगामी वर्ष थे जब मुकेश का वह जन्म हुआ था। उसके कुछ समय बाद जब मुकेश की उम्र बहुत कम थी, उनके पिता का वह देहांत हो गया। और फिर उसके कुछ ही समय बाद, जो अपने अर्ली टीन्स में थे मुकेश का परिवार बहुत ही भीषण सलवा जुडम की हिंसा में घिर गया। आप कल्पना कीजिए, एक बच्चा जब जंगल की दुनिया में अपनी निगाह, अपनी दृष्टि को देखना शुरू कर रहा है, आसपास की दुनिया को, वह सलवा जुडम की हिंसा से विस्थापित हो जाता है। तो मुकेश बहुत कम उम्र में सलवा जुडम के दौरान विस्थापित हुए और वो अपनी माँ और अपने भाई के साथ एक शरणार्थी कैंप में जाकर रहने लगे। ये मुकेश के आरंभिक दिन है। उनका जीवन लेकिन वहीं तक नहीं सिमटा। उसके बाद एक और विस्थापन हुआ और मुकेश का परिवार एक दूसरे रेफ्यूजी कैंप में जाकर रहने लगा। ये मुकेश के, आप देखिए कि ये किस तरह से द मेकिंग ऑफ अ जर्नलिस्ट, द मेकिंग ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, शुरू के 17-18 साल वो कितनी गहरी त्रासदी में बीत रहे हैं। और ये वो समय है जब इर्द गिर्द भीषण युद्ध छिड़ा हुआ है भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के बीच में, जिसमें मुकेश जैसे कई सारे परिवार पिस रहे हैं। इसी दौरान कुछ एक साल बाद, जब मुकेश की उम्र फिर से बहुत कम है, तो ज्यादा नहीं है, मुकेश की माँ का भी देहांत हो जाता है कैंसर से। ऐसी स्थिति में आप कल्पना कीजिए कितना मुश्किल रहा होगा किसी करियर जैसी चीज के बारे में सोच पाना। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर एक जज्बा था कि उन्हें लगा कि अगर मैं शायद कुछ कर सकता हूँ तो यहाँ की कहानियां, यहाँ की खबरें, इस जंगल के बारे में दुनिया को बता सकता हूँ। वहां से उनके भी मुकेश के भीतर वो पैशन शुरू होता है। करीब 10 बरस मुकेश ने फ्रीलांस जर्नलिज्म की। रायपुर और दिल्ली के कुछ अखबारों, कुछ चैनल के लिए कुछ लिखा करते थे, जहां अक्सर उनके साथ होता था, जो आप सभी लोगों को पता है, उनकी बाईलाइन अक्सर लोग चुरा लिया करते थे। ये इतनी त्रासदी है छोटी जगहों के रिपोर्टर्स के लिए कि उनका काम होता है, इनपुट्स उनके होते हैं, वीडियोस उनके होते हैं, और उस वीडियो को, उस इनपुट को बड़े शहरों के राजधानी के पत्रकार उसको ट्वीट करके उसका अपना नाम कमा देते हैं। आप जानते हैं कि वो वीडियो वो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं गुड फेथ के साथ, लेकिन उस वीडियो को यहाँ बैठा कोई इन्फ्लुएंसर अपने हैंडल से शेयर करता है, वो अचानक से भयंकर रूप से वायरल हो जाता है और हमें नहीं मालूम पड़ पाता कि आखिर वो वीडियो आया कहाँ से था। वो वीडियो, वो जानकारी, वो सूचना मुकेश जैसे पत्रकार लाया करते थे। 10 बरस तक इस त्रासदी को झेलने के बाद कि जब वो लगातार देख रहे हैं कि मेरी आवाज की कहीं कोई वैल्यू नहीं है, तब मुकेश को लगा कि अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर देना चाहिए। और ऐसे में मुकेश ने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिसे आप देख सकते हैं, शायद आपने देखा भी होगा, जिसका नाम है बस्तर जंक्शन। वो समय था जब बस्तर में, थोड़ा सा इसलिए बता रहा हूँ आपको कि 2021-22 के आसपास बस्तर के कई सारे स्थानीय पत्रकारों को लगा कि YouTube ने उन्हें वह माध्यम दे दिया है जिसके जरिए वे रायपुर और दिल्ली के आकाओं को एकदम बाईपास करके
अपने दर्शक के साथ सीधा संवाद कर सकते हैं। यहाँ से मुकेश की पत्रकारिता की एक सेकंड जर्नी या कहे तो एक सेकंड इनिंग शुरू होती है, जहाँ से वे कहीं अधिक चर्चित हो जाते हैं। उनका चेहरा हम में से कई लोग जानने पहचानने लगते हैं। ये उनका दूसरी इनिंग। इस दूसरी इनिंग में उनके साथ लेकिन कई सारी समस्याएं भी जुड़ जाती हैं, क्योंकि जितने वो चर्चित होते जाते हैं उतना ही उन पर स्थानीय पुलिस प्रशासन इत्यादि का दबाव आ जाता है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगा। 2024 अगस्त में यानी पिछले साल मैंने मुकेश और एक और पत्रकार है बस्तर के जिनका नाम है राजा राठौर, उनसे मैंने अपने यहाँ दवायत हिंदी में मैंने खबर कमीशन करवाई थी। वो खबर उन्होंने करी। खबर थी कि बस्तर के 4 पत्रकारों को पुलिस ने जेल में डाल दिया था ड्रग्स के आरोप में, और उन लोगों ने, दोनों पत्रकारों ने, मुकेश और राजा ने इस्टेब्लिश किया था कि किस तरह से पूरा एविडेंस ये पूरा प्लांट किया गया है, पुलिस ने फंसाया गया है। तो जब हमने ये खबर करी, अगले दिन मुकेश का एक डरते हुए मेरे पास फोन आता है कि दादा कुछ होगा तो नहीं ना, क्या हुआ? उन्होंने बताया कि पुलिस अधिकारी ने, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने उन्हें मैसेज भेजा है जिसकी टोन स्वाभाविक रूप से डिसअप्रूविंग टोन थी। मुकेश ने मुझे वो स्क्रीनशॉट भेजा जो आज भी मेरे पास है। तो ये दैनिक स्तर पर वो व्यक्ति ऐसी धमकियां झेल रहा था। तो जो पिछले हफ्ते हुआ है उनके साथ, ये सिर्फ उस धमकियों का, उन परिस्थितियों का परिणाम था जो मुकेश या कई अन्य साथी वहां झेलते हैं। मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग संपर्क में हैं बस्तर के साथियों से। मैं आपको बता सकता हूँ आज की तारीख में बस्तर का पत्रकार बहुत ही निरीह और निहत्था महसूस कर रहा है, डिफेंसलेस एंड वल्नरेबल। उसको लगता है कि उसे कहीं भी उठा लिया जा सकता है। यहाँ मैं एक बात और यहाँ कहना चाहूंगा, कुछ एक साथी ऐसे भी हैं जो कि बस्तर के स्थानीय पत्रकारों पर, एक उनकी इंटेग्रिटी पर कुछ डाउट्स कर रहे हैं। किसी ने मुझसे एक दिन अभी मुझसे कल ही कहा किसी ने कि आखिर वो ठेकेदार के घर गए क्यों थे। हाँ, आपको पता होगा कि ठेकेदार के घर में उनकी बॉडी पाई गई। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि पत्रकारों का दामन उतना उजला नहीं था जितना कि हम कुछ लोग प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन छोटी जगहों पर यू कैन नॉट हैव दोज स्टैंडर्ड दैट यू हैव इन दिल्ली। वहाँ जर्नलिज्म बहुत डिफिकल्ट है। आपको इतनी चाकू की नोक पर, तलवार की धार पर चलकर आपको पत्रकारिता करनी पड़ती है। तो अगर आप उन मानदंडों से अगर आप देखेंगे जिनसे हम और आप एक दूसरे को दिल्ली में रहकर, दिल्ली के सुविधाजनक माहौल में रहकर काफी निकटता से जानते हैं, उसके काम के बारे में, काम को लेकर उससे परिचित हैं। मेरे ही फेसबुक पर कई सारे पत्रकारों ने मुकेश की पुरानी रिपोर्ट को साझा किया, जिससे पता चल रहा था कि उसका काम उस राज्य में कम से कम नोटिस में है। दिल्ली के पत्रकारों से उसका रिश्ता जरूर रहा होगा, लेकिन उसकी पत्रकारिता पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। शायद ये वजह थी कि उस ठेकेदार को ये बात चुभ गई होगी उसकी खबर को लेकर कि किस स्तर के पत्रकार ने उसकी जो ठेकेदारी को लेकर जो सवाल उठाए थे किया है। और उसकी हत्या सिर्फ एक पत्रकार की हत्या नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में और दूसरे राज्यों में ऐसे चल रहे न जाने कितने ही घोटालों पर पर्दा डाल दिया गया। कोई मुकेश जैसा उत्साही पत्रकार अब उन घोटालों पर हाथ डालने से डरेगा, सोचेगा या उसे कोई हतोत्साहित करेगा कि मत करो, तो बहुतों ने राहत की भी सांस ली होगी। क्योंकि हुआ ये है कि जो संस्थानिक मीडिया है उसने इस तरह की खबरों पर हाथ लगाना बंद कर दिया है। अब YouTube या निजी स्तर पर जिनके जिस रूप के प्लेटफॉर्म हैं, वो अपने जोखिम पर इस तरह की खबरें कर रहे हैं हर राज्य में। इसलिए आप देखिएगा कि पहले उनका टकराव प्रशासन से होता है। प्रशासन उन पर तरह तरह की बंदिशें लगाता है, तरह तरह के मुकदमे करता है, और ये आए दिन की घटना हो गई। एडिटर्स गिल्ड, प्रेस क्लब, IWPC, ये 3 संस्थाएं हैं जो बहुत सजगता के साथ और त्वरित गति से अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करती हैं। लेकिन इसके बाद भी जो प्रशासन का मन बढ़ा है कि पत्रकारों को किसी तरह कुचल देने का, क्योंकि उसे पता है कि अब इनकी सुरक्षा हटा ली गई, अब इनके पास कोई सुरक्षा कवच है नहीं, तो उसका दमन करना उस अफसर के लिए भी बहुत ज्यादा आसान हो गया है। तो ये एक सिस्टम ने भी संकेत कर दिया है कि अब हम पत्रकार को किसी भी प्रकार का अपना सहयोगी मानकर नहीं चलते इस लोकतंत्र की यात्रा में।
तो कहीं भी दिल्ली में जैसे उर्मिलेश जी कह रहे थे कि हटाए जा रहे हैं और छोटे जगहों पर मुकदमों में फंसाए जा रहे हैं और मारे जा रहे हैं। हम लोग आवाज उठाते हैं मगर वो आवाज कुछ दिनों के बाद दम तोड़ देती है, पहुंचती नहीं, तब तक कोई और पत्रकार उस लाइन में शिकार होने के लिए खड़ा मिलता है, किसी और नाम से, किसी और जगह पे। लेकिन हम फिर भी यहाँ से बहुत कुछ कर सकते हैं, यही कि उसके परिवार की आर्थिक मदद के लिए हम अपनी तरफ से व्यवस्था कर सकते हैं। जिन संस्थानों से जुड़ा रहा है उन संस्थानों को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से पत्र भेजा जा सकता है कि आप भी मुकेश के परिवार को कुछ आर्थिक मदद दीजिए, और इस तरह के कोष से उसके परिवार को आर्थिक मदद दी जा सकती है। बहुत सीमित ही है ये भी मदद, लेकिन फिर भी कोई तरीका निकालना चाहिए कि उसके परिवार को थोड़ी राहत पहुंचे। जो आजीविका पर भी हमला किया गया, उसका पूरा परिवार उस संकट में चला गया है। तो हम सब एक तरह से एक लाचार दौर में हैं, लेकिन अभी भी हम अपने अपने छोटी छोटी कोशिशों से एक दूसरे के लिए पुल बन सकते हैं, एक दूसरे के लिए रास्ता बन सकते हैं, हाथ पकड़ सकते हैं। बीजापुर के पत्रकारों ने कितनी त्वरित गति से मुकेश की हत्या के विरोध में वहां बंद का आयोजन किया, प्रदर्शन किया, ये बड़ी बात है कि उस जिले में भी पत्रकारों ने मुकेश को लेकर एकजुटता दिखाई। पता चलता है कि उसने अपने काम के जरिए कितना कुछ कमाया होगा, और उस ठेकेदार ने उसके साथ साथ पूरे उस जिले के पत्रकारों का मनोबल तोड़ा है। और आप देखिए कि इधर के 1 साल या 2 साल का पैटर्न देखिए, ट्विटर पर ही ज्यादातर जो वीडियो आता है वो कहाँ से आता है, वो इसी तरह के स्वतंत्र पत्रकार जो ऐसे मौकों पर पहुंचे होते हैं जहां पहले किसी संस्थानिक मीडिया के पत्रकार को पहुंचना चाहिए था, उसके वीडियो से सब कुछ वायरल कराया जाता है। तो ये उन पर हाथ डालने की कोशिश बहुत लंबे समय से चल रही है और गुमनाम तरीकों से चल रही है। लेकिन ये हत्या करके एक संकेत भी दिया गया है कि अपनी अपनी हदों में रहा जाए। लेकिन हम सब का ये काम है कि हम सबका मनोबल बढ़ाएं, कि जरूर अपनी सुरक्षा की चिंता करें, उसे लेकर सतर्क रहें, मगर इसका असर अपने आप पर ना पड़ने दें। जितना हो सकता है आप कीजिए, अपनी समझदारी से कीजिए, अपने भीतर एकजुटता बनाइए, ताकि प्रशासन या प्रशासन से जुड़े ये लोग ठेकेदार किस्म के जिस तरह से दबाव बना रहे हैं, खरीद ले रहे हैं। कितना दुखद था, दैनिक भास्कर में उस ठेकेदार के बारे में पूरा एक लंबा चौड़ा विज्ञापन परिशिष्ट छपा है, जैसे प्रेरणा लेने के लिए वही बचा हुआ है। बहुत सारे और भी अच्छे लोग उस जिले में काम करते होंगे, लेकिन एक पूरा पन्ना छपा था, और इसके बजाय वो अखबार अगर पूरा पन्ना उस पत्रकार के काम पर ही छाप देता तो भी पता चलता कि हाँ, आप अपनी आर्थिक मजबूरी के साथ साथ पत्रकारिता को भी एक संतुलित कर रहे हैं। मगर वो भी तो नहीं दिखा। सिंगल कॉलम का पहले पन्ने पर दिखी और बाद में कहीं और पीछे छपी हुई नजर आई। तो हम लोग सब कोई मिलकर बात करते रहें, इसे आगे बढ़ाते रहें, कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए कि हम करें। ये बहुत दुखद है, पर इसी के बीच अच्छा लगा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने श्रद्धांजलि सभा बुलाई, और एक तरह से छत्तीसगढ़ को भी ये संदेश भेजा है कि हम सब आपके साथ हैं। हमारे बीच में जितने लोग हैं, उन्हीं इलाकों से आए हुए लोग हैं, वो कोई दिल्ली में ही अवतरित नहीं हुए हैं, अलग अलग जगहों से आए हैं। तो उन्हें भी पता है कि छोटे जिलों में पत्रकारों की क्या हालत है। लेकिन ये मसला कोई व्यक्तिगत पत्रकार का नहीं है, ये मसला था कि सरकार की संस्थाओं के जरिए और मीडिया की अपनी जो बड़े मीडिया घराने हैं उनकी संस्थाओं के जरिए इसको ठीक करने का। मगर उन दोनों ही स्तर पर इनका दोहन किया गया, इनके साथ इनका लगातार शोषण किया गया। पर कुछ काम करना चाहिए कि और पता करना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं। हमारे पास बहुत आसान काम है कि हम उन्हीं स्ट्रिंगर से पता कर सकते हैं कि आपको पूरे दिन भर के वीडियो का कितना पैसा दिया जाता है, और वो लिस्ट यहाँ पर इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगा दें, ताकि उनके चैनल के पत्रकार, संपादक जब कभी आए तो यहाँ पर पढ़ लें कि जो जिले के पत्रकार जिसके लिए हम आज जमा हुए हैं उनके साथ क्या हो। ये सवाल कोई आज नहीं उठा है, 10 साल से 20 साल से उठाया जा रहा है इन सवालों को। लेकिन अक्सर आपस की बातचीत में किसी को कमतर दिखाने के लिए, आप तब नहीं बोले, आप अब नहीं बोले, साबित करने के लिए
इन सबको पॉइंट स्कोर करने के लिए ये सब बातें कही जाती हैं, लेकिन इन बातों को अभी भी संस्थानिक रूप दिया जा सकता है, एक ठोस तरीके से हम कर सकते हैं, जिससे पता चले कि हमारा शोषण किस तरह से हो रहा है, काम के घंटे क्या हैं, उन्हें मिलने वाला जो पारिश्रमिक है वो क्या है, कितना है, क्या उससे उनका काम चलता है। जिलों के पत्रकारों के बारे में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया मुकेश की हत्या की पृष्ठभूमि में कम से कम यही एक टीम बना ले जो अलग अलग राज्यों में भले ना जा सके तो किसी और तरीके से ऑनलाइन के जरिए इस तरह की सूचनाओं का संग्रह करके एक रिपोर्ट अगर पहले प्रकाशित हुई है तो फिर नए अपडेट के साथ भी प्रकाशित की जा सकती है। तो हम कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं, कुछ सरकारों से भी मांग कर सकते हैं कि मुकेश के परिवार के भरण पोषण के लिए एक समुचित राशि दी जाए, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण हो सके, और कोई सदस्य नौकरी के लायक है तो जिला स्तर पर ही उसके परिवार के किसी सदस्य को नौकरी दी जाए। ये छत्तीसगढ़ सरकार से भी हमारी मांग है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, IWPC एडिटर्स गिल्ड को भी ये मांग दोहरानी चाहिए। उन्होंने जरूर उचित मंच पर ये मांग रखी ही होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।